अभी हम लोग इन्वेस्टिगेशन में कोलोनोस्कोपी देख लेते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। ये क्रॉन्स डिसीज के पेशेंट है या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट वगैरह रहते हैं, ऐसे में पेशेंट को हमें कोलोनोस्कोपी करना बहुत जरूरी रहता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स वहाँ पे डायग्नोसिस कंफर्मेशन के लिए वहाँ पे हमें कोलोनोस्कोपी वगैरह करनी पड़ती है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। कोलन पूरा विजुअलाइज होता है वहाँ पे, और समझो वहाँ पे कोवलस्टोन अपीयरेंस वगैरह है क्या वहाँ पे, या फिर जो स्मॉल इंटेस्टाइन में या फिर लार्ज इंटेस्टाइन में क्रॉस डिजीज है, ये देखने के लिए भी हमें कोलोनोस्कोपी करनी पड़ती है वहाँ पे, ठीक है। जो इन्फ्लामेशन है, इन्फ्लामेशन कितना डीप है, सबम्यूकोजल इन्फ्लामेशन है या ट्रांसम्यूरल तक इन्फ्लामेशन वगैरह है, या फिर डीप फिशर ग्रो वगैरह है, या फिर कई बार वहाँ से कुछ बायोप्सीज वगैरह लेने के लिए वहाँ पे कोलोनोस्कोपी करनी पड़ती है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। कोलोनोस्कोपी कोवलस्टोन वगैरह अपीयरेंस है तो डिजीज कंफर्म हो जाता है कि क्रॉस डिजीज का पेशेंट वगैरह है, ठीक है। इसलिए कोलोनोस्कोपी में तरह से स्ट्रक्चर वगैरह विजुअलाइज करने के लिए कोलोनोस्कोपी हमें करनी पड़ती है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। बाद में जो ब्लड टेस्ट वगैरह करनी पड़ती है तो कई बार पेशेंट समझो एनीमिया वगैरह देखने के लिए, या फिर पेशेंट में कितना प्रोटीन लॉस वगैरह है, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह कितना लॉस है, या फिर सीआरपी वगैरह इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स वगैरह हमें वहाँ पे चेक किए जाते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे। सीआरपी वगैरह देख रहे थे फ्रेंड्स वहाँ पे इन्फ्लेमेशन कितना ज़्यादा है, कितना सीवियरिटी डिसीज की सीवियरिटी वगैरह देखने के लिए हमें कई बार सीआरपी वगैरह स्टार्टिंग कंडीशन में करना पड़ता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। बाद में पेशेंट को समझो कई पेशेंट में ब्लीडिंग वगैरह है तो फिर वहाँ पे एनीमिया वगैरह है क्या, या फिर पेशेंट को कैसे प्रोटीन लॉस वगैरह रहता है कई पेशेंट में, ठीक है। पैरेंटल न्यूट्रिशन वगैरह कितना देना है, इसलिए हमें कई बार ऐसे ब्लड टेस्ट भी करनी पड़ती है वहाँ पे, ठीक है। बाद में फ्रेंड्स देख लेते हैं कैप्सूल एंडोस्कोपी। फ्रेंड्स कैप्सूल एंडोस्कोपी एक प्रोसीजर रहती है, वहाँ पे एक कैप्सूल टाइप की कैप्सूल रहता है, ठीक है। कैप्सूल मतलब हम लोग जब मल्टीविटामिन के टैबलेट रहते हैं ना, मल्टीविटामिन की टैबलेट साइज में कैप्सूल रहती है, और वहाँ पे फ्रेंड्स क्या होता है कैमरा रहता है, ठीक है। कैमरा क्या करता है फ्रेंड्स 360 डिग्री में ये मल्टीपल मतलब थाउजेंड्स ऑफ फोटोज वगैरह ले सकते हैं कैमरा 360 डिग्री में। ये कैप्सूल हमें मुंह में से दी जाती है पेशेंट को, ठीक है। कैप्सूल मुंह में से देने के बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन में वगैरह समझो कहीं पे ब्लीडिंग वगैरह है, जो कि हमें एंडोस्कोपी या फिर कोलोनोस्कोपी वगैरह करके वहाँ पे समझो विजुअलाइज वगैरह प्रॉपर्ली नहीं हो पाता, इसलिए ये कैप्सूल एंडोस्कोपी क्या करती है फ्रेंड्स, ये कोलोनोस्कोपी ये कैप्सूल एंडोस्कोपी क्या करती है, ये ब्लीडिंग का कॉज देखती है, ठीक है। ब्लीडिंग कहाँ से है ये देखने के लिए ये कई बार कैप्सूल एंडोस्कोपी की जाती है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। ये कैप्सूल एंडोस्कोपी में जो कैमराज वगैरह लगाए जाते हैं, कैमरा मल्टीपल फोटोज या फिर थाउजेंड्स ऑफ फोटोज वगैरह लेके ये बाहर ट्रांसड्यूसर को शिफ्ट किया जाता है, ठीक है। ये वायरलेस कैमरा रहता है वहाँ पे कैप्सूल में, अच्छी तरह से ये पूरा जो स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह अच्छी तरह से 360 डिग्री में विजुअलाइज हो जाता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। वहाँ से ब्लीडिंग का कॉज देखने के लिए ये कैप्सूल एंडोस्कोपी की जाती है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। समझो पेशेंट को मेलिना वगैरह है, जैसे मेलिना है पेशेंट को समझो मेलिना है, या फिर पेशेंट को एंडोस्कोपी की है या कोलोनोस्कोपी की है, वो भी नॉर्मल है, लेकिन पेशेंट को मेलिना कंटिन्यूसली है, मतलब पेशेंट को ब्लीडिंग कहाँ से भी वो हो रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन है लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। जनरली स्मॉल इंटेस्टाइन में रहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन को पार्ट विजुअलाइज करने के लिए कैप्सूल एंडोस्कोपी की जाती है फ्रेंड्स। वहाँ पे फ्रेंड्स कैप्सूल एंडोस्कोपी की के करने के बाद ब्लीडिंग का कॉज देखा जाता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। इसलिए कैप्सूल एंडोस्कोपी कई बार ये करनी पड़ती है फ्रेंड्स ऐसे पेशेंट में, ठीक है। ये फ्रेंड्स कैप्सूल एंडोस्कोपी है, कैप्सूल एंडोस्कोपी का कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, हाईली कॉस्टली रहता है ये, और ये ज़्यादा टर्सरी केयर सेंटर में वगैरह बहुत अच्छा मतलब जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट वगैरह है वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और टर्सरी केयर सेंटर में ही अवेलेबल रहता है फ्रेंड्स ये कैप्सूल एंडोस्कोपी वगैरह, ठीक है। ऐसे पेशेंट में कई बार करना है तो हमें वहाँ पे रेफर करना पड़ता है वहाँ पे फ्रेंड्स पेशेंट को, ठीक है। अभी हम लोग फ्रेंड्स अब तक ये क्रॉन्स डिसीज देखा है फ्रेंड्स अच्छी तरह से, अभी हम लोग इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट उसका ट्रीटमेंट पार्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे क्रॉन्स डिसीज का। फ्रेंड्स जैसे हमने अल्सरेटिव कोलाइटिस पे देखा था कि फ्रेंड्स सबसे मेन हमारा मोटो क्या होना चाहिए, हमारा मेन मोटो होना चाहिए कि यहाँ पे इन्फ्लेमेशन कम कर दे, ठीक है। क्रॉन्स डिसीज में जो है पेशेंट को जो इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेमेशन कम करना है हमें, और वहाँ पे फ्रेंड्स डीप फिशर वगैरह है, ठीक है, फिशर ग्रो वगैरह वहाँ पे देखना है, वहाँ पे कुछ सर्जिकल ऑप्शन करना है, या फिर वहाँ पे इन्फ्लेमेशन वगैरह कभी करना है, ये सब चीज़ें हमें वहाँ पे देखनी पड़ती है वहाँ पे फ्रेंड्स पेशेंट की, ठीक है। लेकिन सबसे मेन मोटो क्या होना चाहिए हमारा, वहाँ पे जो इन्फ्लेमेशन है इन्फ्लेमेशन कम करना होता है पेशेंट को, और डिसीज की सीवियरिटी वहाँ से कम होती है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। इसलिए कई बार हमें वहाँ पे कुछ डाइटरी चेंजेस वगैरह भी करना है, और वहाँ पे कुछ ऐसे मेडिसिन भी हमें देना पड़ते हैं, या फिर उसको कोई सर्जिकल ऑप्शन वगैरह क्या रहता है वो भी हमें वहाँ पे देखना है पेशेंट में, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कुछ डाइटरी चेंजेस वगैरह या फिर कुछ हैबिट चेंजेस वगैरह वहाँ पे करने रहते हैं क्या, ठीक है। सबसे पहले हमें देखना है कि सीजेशन ऑफ स्मोकिंग करनी है। जैसे हमने देखा कि क्रॉन्स डिजीज के पेशेंट में सबसे जो क्रॉन्स डिजीज के पेशेंट में जो स्मोकिंग वगैरह क्या करता है एग्रीवेट करता है डिसीज को, ठीक है, क्या करता है एग्रीवेट करता है डिसीज को, इसलिए पेशेंट को सबसे पहले स्मोकिंग वगैरह कम करने रहते हैं प्रेशर से पेशेंट में, ठीक है। सबसे पहले स्मोकिंग पेशेंट को स्टॉप करना है, बाद में पेशेंट को समझो स्मोकिंग वगैरह स्टॉप करने पर डिसीज की सीवियरिटी कम होती है, ठीक है। इसलिए सबसे पहले ऐसे हैबिट्स वगैरह है तो पेशेंट का हैबिट्स वगैरह कम करने पेशेंट को, ठीक है। बाद में समझो पेशेंट को बेड रेस्ट वगैरह देना है, या फिर पेशेंट को कई बार प्रोटीन या विटामिन सप्लीमेंटेशन भी देने पड़ते हैं वहाँ पे, ठीक है, या फिर टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन भी देना पड़ता है वहाँ पे, ठीक है। टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन वगैरह रहता है ना, ये टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन वगैरह
जो हम लोग आईपीडी में वगैरह कई बार देखा है कि फ्रेंड्स पेशेंट को कैसे हॉस्पिटल में देखा है कि एक दूध का कलर का एक दूध, ठीक है, व्हाइट कलर का एक दूध जैसा है आईवी फ्लूइड आता है, ठीक है, आईवी फ्लूइड आता है, उसको टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन भी बोला जाता है, या फिर उसको कई बार कैबिवेन या फिर कई बार उसको स्मूथ केबी भी ये ब्रांड नेम से आता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है, कैबिवेन या फिर स्मूथ केबी वगैरह ऐसे ब्रांड नेम से आता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। या फिर टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन रहता है, वहाँ पे पूरा न्यूट्रिशन वगैरह पेशेंट को ऐसे दिए जाते हैं आईवी फ्लूइड्स थ्रू, ठीक है। ऐसे में क्या होता है फ्रेंड्स, कई बार क्रॉनिक डिजीज में वगैरह पेशेंट रहते हैं, वहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, ये प्रॉपर अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, जो कुछ भी फूड हम लोग पेशेंट को देते हैं वो अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं कर पाता, या फिर उसको पेशेंट को एपेटाइट वगैरह लॉस हो जाता है, मतलब लॉस ऑफ एपेटाइट रहता है, इसलिए पेशेंट को कैसे प्रोटीन लॉस वगैरह रहता है और विटामिन सप्लीमेंटेशन वगैरह हमें इसलिए बाहर से देना पड़ता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। इसलिए टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन वगैरह, प्रोटीन सप्लीमेंट, विटामिन सप्लीमेंट ऐसे पेशेंट में ज़रा सा देखना पड़ता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। बाद में हम देख लेते हैं फ्रेंड्स कैसे पेशेंट को एक्यूट कंडीशन में है, ठीक है, पेशेंट एक्यूट कंडीशन में है, वहाँ पे हमें इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करना है, ठीक है, पेशेंट एक्यूट कंडीशन में है, पेशेंट का इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करना है, तो हमें वहाँ पे कई बार स्टेरॉइड ट्रीटमेंट वगैरह देनी पड़ती है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है, स्टेरॉइड ट्रीटमेंट वगैरह देनी पड़ती है। स्टेरॉइड में हमने देखा है कि फ्रेंड्स सबसे बेस्ट है प्रेडनिसोलोन वगैरह हम लोग दे सकते हैं, 20 और 40 mg का टैबलेट पर डे हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। टैबलेट प्रेडनिसोलोन आता है वहाँ पे 20 to 40 mg टैबलेट पर डे हिसाब से हम लोग एक्यूट कंडीशन में दे सकते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। टैबलेट प्रेडनिसोलोन है 20 to 40 mg एक्यूट स्टेज में हम लोग दे सकते हैं, और शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग ये देना पड़ता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। जैसे हमने पहले भी देखा था फ्रेंड्स, जैसे स्टेरॉइड वगैरह लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग यूज नहीं कर सकते, ठीक है, इसलिए हमें ऐसे प्रेडनिसोलोन वगैरह है तो एक्यूट स्टेज में देना पड़ता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। बाद में हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स टैबलेट मेसालाजाइन वगैरह है। ये मेसालाजाइन क्या है फ्रेंड्स, जैसे हमने पहले देखा है कि फ्रेंड्स ये 5A ग्रुप में आता है, ठीक है, ये 5A ग्रुप में आता है। ए क्या फ्रेंड्स, अमीनो सैलिसिलिक एसिड, ठीक है, अमीनो सैलिसिलिक एसिड जो 5A ग्रुप में है, टैबलेट मेसालाजाइन वगैरह आते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। टैबलेट मेसालाजाइन है, ये क्या करता है फ्रेंड्स, ये इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करता है, ठीक है, क्या करता है, इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करता है। ये एक्यूट स्टेज में देना है तो 2 to 4 ग्राम पर डे के हिसाब से हम लोग दे सकते हैं, ठीक है, 2 to 4 ग्राम पर डे के हिसाब से दे सकते हैं। या फिर यह बैल्सालाजाइड भी है, बैल्सालाजाइड 6.75 ग्राम से पर डे हिसाब से हम लोग दे सकते हैं फ्रेंड्स एक्यूट स्टेज में, ठीक है। बाद में फ्रेंड्स ये क्या है, इसे क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, इट इज अ इफेक्टिव फर्स्ट लाइन थेरेपी, ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जाता है, इट इज अ इफेक्टिव फर्स्ट लाइन थेरेपी फॉर माइल्ड टू मॉडरेट एक्यूट डिसीजेस। ये फ्रेंड्स जैसे हमने पहले भी देखा है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी ये मेसालाजाइन वगैरह अच्छी तरह से वर्क करता है, और यहाँ पर फ्रेंड्स मेसालाजाइन वगैरह ये क्रॉनिक डिसीजेस में भी अच्छी तरह से इन्फ्लेमेशन वगैरह रिड्यूस करने के लिए, डिसीज की सीवियरिटी रिड्यूस करने के लिए ये वर्क करता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। इसलिए फर्स्ट लाइन थेरेपी बोली जाती है ऐसे आईबीडी में, ठीक है। इरिटेबल बाउल इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसऑर्डर में ये फर्स्ट लाइन थेरेपी बोली जाती है मेसालाजाइन वगैरह वहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे हमने पहले भी देखा था कि मेसालाजाइन वगैरह एक्यूट स्टेज में देने के बाद इसको समझो मेंटेनेंस रिमिशन के लिए देना है तो टैबलेट मेसालाजाइन में 1 to 2 ग्राम डेली दे सकते हैं। वहाँ पे समझो मेसालाजाइन का टैबलेट फॉर्म में भी आता है और मेसालाजाइन का ग्रैनुल फॉर्म में भी आता है, या फिर पेस्ट को रेक्टल सस्पेंशन भी आ जाते हैं। वहाँ पे ब्रांड नेम क्या है उसका, मेसाफॉल नाम से आता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। ये मेसाफॉल नाम से फेमस ब्रांड नेम यहाँ पे आ जाता है। मेसाफॉल के टैबलेट फॉर्म में भी है, ग्रैनुल फॉर्म में है, या फिर उसके रेक्टल सस्पेंशन भी है। वहाँ पे हम लोग एनिमा भी दे सकते हैं, 1 ग्राम का एनिमा रहता है, 1 ग्राम हम लोग डेली दे सकते हैं फ्रेंड्स पेशेंट में, ठीक है। बाद में फ्रेंड्स समझो ये मेसालाजाइन हो गया, ये एसीओ ग्रुप का हो गया। अभी हम लोग देख लेते हैं वहाँ पे कुछ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का कुछ रोल है क्या फ्रेंड्स। जब मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या करते हैं हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन वगैरह ये भी रिड्यूस करते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने कई बार देखा है कि कुछ कैंसर के पेशेंट में वगैरह ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज यूज किए जाते हैं, या फिर हाल ही में हमने देखा है कि कोविड के कुछ पेशेंट में वगैरह, ठीक है, कोविड के पेशेंट में वगैरह ये साइटोकाइन का स्टॉर्म कम करने के लिए हमने मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कई बार दिए गए हैं पेशेंट में, ठीक है। इसका साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा रहते हैं फ्रेंड्स ऐसे पेशेंट में, ठीक है। साइड इफेक्ट क्या रहता है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा पेशेंट की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा लो हो जाती है, बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी लो वगैरह होने की वजह से ये कई बार ये अवॉइड किए जाते हैं पेशेंट में, ठीक है। और इसका कॉस्ट भी बहुत हाईली रहता है, 40,000 का या 50,000 के इंजेक्शन ऐसे आते हैं फ्रेंड्स ये, ठीक है। इसलिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज में क्या क्या इसका हमें नाम ध्यान में रखना है, जो है कि इन्फ्लुएंजा है 100 mg के इंजेक्शन आते हैं, या फिर नाटालिजुमैब है, ठीक है, नाटालिजुमैब के इंजेक्शन भी आते हैं, या फिर एडालिमुमैब का इंजेक्शन भी आता है 40 mg पर 0.8 ml के फॉर्म में आता है फ्रेंड्स ये। वैसे भी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज भी पेशेंट की डिसीज की सीवियरिटी के हिसाब से कई बार हमें चूज करने पड़ते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। इसलिए ये भी जरा हमें ध्यान में रखना जरूरी है। बाद में फ्रेंड्स देख लेते हैं कुछ एंटीबॉडीज का वहाँ पे कुछ रोल है क्या, जैसे हमने पहले इन्फेक्टिव फोका में देखा था फ्रेंड्स, स्टेरा कोली है, बैक्टीरिया वगैरह, या फिर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, पैराट्यूबरकुलोसिस वगैरह है फ्रेंड्स। यहाँ पे माइकोबैक्टीरियम पैराट्यूबरकुलोसिस का हिस्टोपैथोलॉजिकल हम लोगों ने एग्जामिनेशन में समझो माइकोबैक्टीरियम पैराट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया भी विजुलाइज होता है, तो वहाँ पे फ्रेंड्स वहाँ पे कई बार एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट वगैरह काम नहीं करते वहाँ पे फ्रेंड्स, ठीक है। इसलिए वहाँ पे एक्यूटी वगैरह कई बार काम नहीं करते, इसलिए हमें कई बार कैसे एंटीबायोटिक्स वगैरह भी दे सकते हैं, ठीक है। स्टेरा कोली इन्फेक्शन वगैरह है तो ऐसे पेशेंट में कई बार जो एंटीबायोटिक का भी रोल रहता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। इंजेक्शन
सिप्रोफ्लॉक्सेसिन वगैरह अच्छी तरह से काम करते हैं वहाँ पे, या गट फ्लोरा वगैरह रिस्टोर करते हैं वहाँ पे, ठीक है। गट फ्लोरा रिस्टोर करने के लिए वगैरह ये एंटीबॉडी कई बार ये यूज किए जाते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। ये सिप्रोफ्लॉक्सेसिन कौन से फ्लोरोक्विनोलोन्स ग्रुप में है फ्रेंड्स, ठीक है। सिप्रोफ्लॉक्सेसिन का 200 mg का इंजेक्शन आते हैं, 100 ml सस्पेंशन में आते हैं, ठीक है। 100 ml सस्पेंशन में आ जाते हैं सिप्रोफ्लॉक्सेसिन का इंजेक्शन वगैरह। ये सब ये गट फ्लोरा रिस्टोर करने के लिए भी यूज किए जाते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे एंटीबॉडी वगैरह, ठीक है। बाद में फ्रेंड्स ये हम लोगों ने अभी तक ये मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रीटमेंट देखी है फ्रेंड्स, ठीक है। मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रीटमेंट देखी है, लेकिन फ्रेंड्स कई बार कैसे स्टिक्चर वगैरह रहते हैं, इंटेस्टाइनल स्टिक्चर रहते हैं, या फिर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह सीवियर हो जाता है, या फिर कई बार क्या होता है वहाँ पर फिस्टुला फॉर्मेशन होता है, या फिर कई बार पेरिटोनिटिस के चांसेस वगैरह बढ़ जाते हैं, या फिर कई बार एकदम डिसीज की सीवियरिटी वगैरह बढ़ गई तो वहाँ पे कई बार वो पार्ट निकाल देना पड़ता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। इसलिए सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी वहाँ पे ट्रीटमेंट सोचना बहुत जरूरी होता है वहाँ पे फ्रेंड्स ऐसे पेशेंट में, ठीक है। इसलिए कई बार कैसे इलियोसिकल डिसेक्शन वगैरह सर्जरी है, इलियोसिकल डिसेक्शन वगैरह जो इलियम वगैरह और सिकम का कुछ पार्ट वगैरह वहाँ पे निकाल देना पड़ता है फ्रेंड्स वहाँ पे, डिसीज सीवियरिटी वगैरह देख के। बाद में कई बार टोटल कोलेक्टोमी भी करनी पड़ती है, या फिर कई बार इलियोरेक्टल जो एनास्टोमोसिस वगैरह है वो भी करना पड़ता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। इसलिए जरा सा डिसीज की सीवियरिटी वगैरह देख के वहाँ पे सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें ट्रीटमेंट वगैरह देखनी पड़ती है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। इसलिए अच्छी तरह से ये हमें अच्छी तरह से पढ़ना है फ्रेंड्स, ठीक है। अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉनिक डिसीज वगैरह हम लोगों ने डिफरेंशिएट कर ली। तो फ्रेंड्स ऐसे पेशेंट क्या होता है कई बार ऐसे हम लोगों से एकदम समझो मिसडायग्नोस वगैरह हो गया तो क्या होता है फ्रेंड्स अल्सरेटिव कोलाइटिस वगैरह पेशेंट जो है कई बार कैसे लैंड अप हो जाते हैं कोलोरेक्टल कैंसर्स वगैरह में, ठीक है। इसलिए जरा सा हमें अच्छी तरह से वो दोनों देख के हमें समझो हायर सेंटर में रेफर करना रहता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे कोलोनोस्कोपी वगैरह करके डिसीज की सीवियरिटी वगैरह दिखी जाती है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। इसलिए अच्छी तरह से दोनों डिसीज हमें पता रहना जरूरी है। ये दोनों डिसीजेस को फ्रेंड्स इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसऑर्डर भी कहा जाता है, ठीक है। ये दोनों को मिलकर इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसऑर्डर भी कहा जाता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रॉनिक डिसीज को फ्रेंड्स, ठीक है। ये इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसऑर्डर ये डिसीज में आ जाते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। इसलिए दोनों की ट्रीटमेंट हमें अच्छी तरह से देखनी भी है और अच्छी तरह से उनको समझना भी है कि डिसीज क्या क्या है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है।